बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में फंक्शंस ऑफ स्केलेटन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने स्केलेटन के ऊपर डिस्कस किया, उसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया और उनके अंदर जो डिफरेंट किस्म की बोन्स आ रही थी उनकी हमने नाम पढ़े, उनकी हमने लोकेशन देखी। आज हम देखते हैं जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। देखें, इतना तो आप सब लोगों को पता है कि स्केलेटन से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, हमें शेप मिलती है और हमें सपोर्ट मिलती है और मूवमेंट भी हमें स्केलेटन से मिलती है। लेकिन स्केलेटन अकेला हमें मूवमेंट नहीं दे सकता, इसके लिए इसको कोलाबोरेट करना पड़ता है, ताउन करना पड़ता है मसल्स के साथ। जब मसल्स इसके साथ लग जाते हैं तो फिर हमें मूवमेंट भी मिल जाती है। अच्छा, ये काम तो सबको पता है और हमारे जहन में क्लिक भी हो जाते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन काम होता है ना स्केलेटन का, हमारे पास जो बोन्स होती है ना, ज्यादातर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये फीमर दिखाई हुई है, इन फीमर्स के अंदर एक खास किस्मों का टिश्यू पाया जाता है जिसको कहा जाता है बोन मेरो। ठीक है, और ये जो बोन मेरो है ना, ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर हमारे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनकी फॉर्मेशन होती है। ब्लड सेल की फॉर्मेशन को कहा जाता है हिमाटोपोइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिमाटोपोइसिस, POIESIS। स्पेलिंग देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। बहरहाल यही होता है कि हमारे जो ये लॉन्ग बोन होती हैं, इनके अंदर एक खास किस्मों का टिश्यू पाया जाता है। यहाँ पे लिपिड भी होता है, तभी ये जो बोन मेरो ये आपको येलो कलर का दिखता है, ये किस्म का टिश्यू है। और यहाँ पे हेमाटोपोइसिस होती है, यानी कि ब्लड सेल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते भी हैं और स्टोर भी होते हैं। अच्छा, अब जो आरबीसी हैं उनके बनने को कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और जो WBC हैं उनके बनने को कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। ठीक, और जो प्लेटिलेट्स हैं उनके बनने को कहा जाता है थ्रोम्बोपोइसिस। और इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, हेमाटोपोइसिस कहा जाता है। और ये जो हेमाटोपोइसिस है, ये इस बोन के अंदर एक स्पेशल टिश्यू है जिसका नाम बोन मेरो है, यहाँ पे होती है। तो लिखा हुआ है बिसाइड दैट फंक्शन लार्ज बोन्स कंटेन मेरो commonly called as bone marrow where the formation and storage of blood cells takes place। अच्छा, उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो मिनरल्स की अमाउंट है वो बढ़ जाती है, या फिर कभी ब्लड के अंदर मिनरल्स की अमाउंट कम हो जाती है, तो हम बोन के अंदर मिनरल डिपॉजिट भी करते हैं और बोन से हम मिनरल निकाल के वो ब्लड को भी देते हैं। तो ये कहता है कि अल्सो स्टोर द मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस वेन एवर देर इज एक्सेसिव अमाउंट इन द ब्लड। जब भी ब्लड के अंदर इनकी अमाउंट एक्सेसिव होती है तो वो निकाल के इन बोन मेरो के अंदर क्या किए जाते हैं, इन बोन्स के अंदर क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो आयंस को स्टोर करना, ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हिस्सा लेना, बाकी छोटे मोटे काम करना, सपोर्ट से प्रोटेक्शन और मूवमेंट देना, ये फंक्शंस होते हैं किसके, स्केलेटन के। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि हम बोन्स एंड कार्टिलेज के ऊपर भी जरूर डिस्कस करेंगे। देखें, आपकी नज़र में बोन हड्डी है और कार्टिलेज एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, बस खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी एक अपनी प्रॉपर जो है साइंटिफिक डेफिनेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई, हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो दो किस्मों के लिविंग टिश्यू का बना हुआ है, एक को कहा जाता है कार्टिलेज और दूसरे को कहा जाता है बोन्स। अब आपने याद रखना है, ये जो बोन्स एंड जो कार्टिलेज हैं ये दोनों आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। जिस तरह से ब्लड जो है ना, ब्लड वो भी आपका एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। शायद आज से पहले आप लोगों को ना पता हो, ये जो ब्लड है ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू की क्लास में आता है। हमारी बोन कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि बोन क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। जब आपसे कोई पूछे कार्टिलेज क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू है। फिर उसके बाद हमारी फर्दर डिपेंड होगी कि बोन किस तरह से बनती है, क्या काम करती है, किसकी डिपोजिशन होती है, कहाँ कहाँ होती है, कार्टिलेज किसका बना हुआ होता है, उसके अंदर किसकी डिपोजिशन नहीं होती, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो एक हमारी अलग डिपेंड है। लेकिन ये दोनों हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। भाई, कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्मों के सेल्स मौजूद होते हैं। ये मुख्तलिफ सेलों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, तभी तो इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके अंदर फाइबर्स वगैरह भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। हमारे टिश्यूज को भी सपोर्ट देते हैं और हमारे ऑर्गन्स को भी क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू वर्ड ही आपको बता रहा है कि किसी चीज को कनेक्ट करेगा। कनेक्ट किसको करेगा, डिफरेंट सेल्स को। जिस तरह से ब्लड के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं उनको ये कनेक्ट करता है, तो इसीलिए तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और इसके अंदर फाइबर्स वगैरह भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। पहले हम कौन से कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करते हैं, कार्टिलेज को। तो देखो, कार्टिलेज के बारे में मैंने लिखा भी क्या है, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। और ये जिन सेलों के बने हुए होते हैं इन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि कार्टिलेज बनाते हैं। और कार्टिलेज की स्टडी को कहा जाता है कॉन्ड्रोलॉजी। ये आपने याद रखना है। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो मैं बता देता हूँ, आप लोग जो है वो नोट कर लिया करें, सही है।
कॉन्ड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कार्टिलेज। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं, खास किस्म का सॉल्यूशन सीक्रेट करते हैं और स्पेशल सॉल्यूशन का नाम हम शुरू से क्या रखते हैं, मैट्रिक्स रखते हैं। ये जेल लाइक होता है और इसके अंदर प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स की अमाउंट मौजूद होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स जेल लाइक है ना, इससे इलास्टिसिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स के साथ साथ कोलेजिन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये 3 किस्मों का होता है। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज और दूसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। एक हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज होता है, दूसरा हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज होता है और जो तीसरा है वो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज होता है, सही है। तो ये कहता है कि जो कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि कार्टिलेज को इलास्टिसिटी देते हैं। और ये कोलेजिन एक किस्म की स्पेशल प्रोटीन है जिसकी वजह से कार्टिलेज को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो कॉन्ड्रोसाइट जो मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं उसमें इलास्टिक फाइबर भी होगा, कोलेजिन भी होंगे, दूसरी प्रोटीन्स भी होंगी, पॉलीसेकेराइड्स भी होंगी। ये मिलके एक जेल लाइक मिक्सचर बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो कार्टिलेज हैं वो इलास्टिक भी होते हैं और उनको स्ट्रेंथ भी मिली होती है। देखो हमारा जो कान है ना, कान ये पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है लेकिन इसको स्ट्रेंथ मिली हुई है। देखो किस तरह से इरेक्ट होता है, ये लटका हुआ हमारा कान नहीं है। तो ये जो इसको स्ट्रेंथ मिली हुई है, जो ये इलास्टिसिटी मिली हुई है, स्ट्रेंथ इसको कोलेजन प्रोटीन की वजह से मिली हुई है, इलास्टिसिटी इसको इलास्टिक फाइबर्स की वजह से मिली हुई है। और कार्टिलेज के मैंने आपको कितने टाइप बताए, 3। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज और तीसरा हमारे पास होता है इलास्टिक कार्टिलेज, सही है। अब ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है ना, ये वाला हाइलाइन कार्टिलेज ये ज्यादातर पाया जाता है बोन्स के बीच में और ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है ना, ये ज्यादातर पाया जाता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। जब मैंने वर्टिब्रल कॉलम बताया था तब भी पढ़ाया था। और ये जो हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है ना, ये हमारी जो सांस लेने वाला जो पाइप होता है इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, अगर आपको याद हो, एपिग्लोटिस। तो ये जो हमारा एपिग्लोटिस है ना, ये इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है। तो ये कुछ फेडरल की बातें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये कार्टिलेज हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? जॉइंट्स की सरफेस पे पाए जाते हैं, लैरिंक्स में पाए जाते हैं जो कि हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, एक्सटर्नल एयर में पाए जाते हैं और हमारे नोज के अंदर, नाक की जो बिल्कुल टिप है ना, नाक की चोटी है। अच्छा, कुछ तो मछलियां ऐसी हैं जो कि प्योरली बनी किसकी होती हैं, कार्टिलेज की, जिसे हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं और इसको हम कॉन्ड्रिक थाइस की क्लास में रखते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने 2 क्लासें आपको पढ़ाई थी, एक ऑस्टिक थाइस जिसमें बोनी फिशेज आती हैं, दूसरी कॉन्ड्रिक थाइस जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, जैसे रेज है, शार्क है या स्केट्स वगैरह है। हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन होता है ना, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो वो सारा का सारा बेटा कार्टिलेज का ही होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे बड़ा होता जाता है तो इसमें से कुछ कार्टिलेज ऐसे हैं जो कन्वर्ट होते जाते हैं किसके अंदर, बोन्स के अंदर। मैं बताऊंगा कि इसकी कन्वर्जन कैसे होती है और इसकी कन्वर्जन को क्या कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन्स। भाई बोन्स क्या हैं? दीज आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। आप इन्हें ये भी कह सकते हो कि मॉडिफाइड फॉर्म है कार्टिलेज की, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर जब मॉडिफिकेशन आती है तब आपकी बोन्स बनती है। या डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हो बोन हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन जिन सेलों की बनी हुई होती है उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। वैसे तो बोन के अंदर 3 किस्मों के सेल होते हैं। एक ये ऑस्टियोसाइट्स, ये बोन के मेच्योर सेल कहलाते हैं जो कि कैल्शियम वगैरह के, फॉस्फोरस मिनरल्स वगैरह के बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होते हैं जो बोन को बनाने में मदद करते हैं, इनको कहा जाता है बोन फार्मिंग सेल, ऑस्टियोब्लास्ट। और तीसरे हमारे पास होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल होते हैं जिन्हें बोन डिसॉल्विंग सेल कहा जाता है, ये हमारी बोन को डिसॉल्व करते हैं। जब बोन एक लिविंग टिश्यू है, जब इसकी ग्रोथ होती है ना, तो ग्रोथ इसकी थोड़ी सी बाहर की साइड भी होती है। तो आपने देखा है हमारी बोन किस तरह से खूबसूरत होती है। तो ये जो बाहर वाली एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है या कभी कभी बोन टूट जाती है तो बोन के पीसेस जो है वहां पे वो रह जाते हैं, तो वो पीसेस कहाँ जाते हैं? ये बोन की आउट ग्रोथ कैसे मेंटेन होती है? ये इन ऑस्टियोक्लास्ट सेलों की मेहरबानी है कि ये आउट ग्रोथ को तोड़ते हैं और जब इस बोन को तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात उसमें भरे भी मिनरल्स हुए हैं, तो यहाँ से मिनरल्स निकलेंगे, वो फिर हम ब्लड को सप्लाई करते हैं और इस तरह से हम अपना सिस्टम चलाते हैं। तो ये 3 कुछ सेल हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखे हुए थे लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोग नोट कर लेना। ऑस्टियोसाइट्स भी एक स्पेशल जेल लाइक मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स वगैरह होते हैं जिससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है बोन को। लेकिन कार्टिलेज और बोन का अगर हम मुकाबला करें तो कुछ मुकाबले आपने यहाँ देखे हैं, डिफरेंस देखे हैं। जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन होती है बोन्स के अंदर जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाती है। हमारी कार्टिलेज के अंदर कभी भी कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन नहीं होगी, अगर होगी तो कार्टिलेज हार्ड हो जाएंगे और एक डिसऑर्डर लग जाएगा जिसे आर्थराइटिस कहा जाता है, जो कि हम आर्थरोलॉजी में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन होती है जबकि कार्टिलेज के अंदर नहीं होती।
आपको पता है कि बोन के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई भी नहीं होता, उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी नहीं होती। ये बात भी आपने याद रखनी है। बहरहाल ये फेडरल की बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा ऑसिफिकेशन एंड कैल्सिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे जो कार्टिलेज हैं वो बोन में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो जब कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन्स इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। और फिर ऑसिफिकेशन के बाद इन बोन्स को हार्ड बनाया जाता है। तो फिर क्या होता है, डिपोजिशन होती है कैल्शियम की और फास्फोरस की, विटामिन डी की मौजूदगी में। दिस इज कॉल्ड एज कैल्सिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन्स, और कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इनटू द इन द बोन्स, विद इन द बोन्स, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी वैसे भी क्या काम करता है, ये आपको पता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है ब्लड से और मिल्क से और डिपॉजिट करता है बोन के अंदर, और बोन को प्रॉपर क्या करता है, मेंटेन करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बोन्स वाली कहानी हमने पढ़ी आप लोगों को समझ आ गई होगी। कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, सारा सिस्टम आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।